खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आगामी 18 फरवरी को विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जिसकी सुरक्षा को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने बैठक की है, जिसमें शासन प्रशासन के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के उपरांत विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि बजट सत्र के लिए विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से तैयार है। बजट सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उसी के साथ सत्र के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं इस दौरान चल रहे हैं बोर्ड परीक्षा जो है, छात्रों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, उसके लिए जिला अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि बोर्ड परीक्षा में किसी भी विद्यार्थी को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसके लिए भी जो इंतजाम करने हो उसको त्वरित रूप से किया जाए। बजट सत्र होने जा रहा है और क्योंकि साल का पहला सेशन है तो हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब हैं, उनका भी अभिभाषण होता है। तो हमारी पूरी तैयारी है, विधानसभा सचिवालय की पूरी तरह से तैयारी है। आज आपने जैसे देखा कि जो हमारी बैठक हुई है, रेगुलर बैठक होती है, वो बैठक हुई है और उसमें हर तरह के बिंदुओं पर हम लोगों ने डिस्कस किया और फिर आदेशित किया है अफसरों को कि सत्र बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चले, इसका ध्यान हमको रखना है। इसका जो मेन इशू जो आया था, क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी बच्चों के हो रहे हैं और इस वक्त बोर्ड एग्जाम का भी समय 10:30 बजे का है, तो ये निर्देशित किया गया है डीएम देहरादून को कि वो सारे स्कूलों को एक एडवाइजरी भेजें कि बच्चों को किसी तरह की समस्या ना हो। तो समय का जो टैली करना है, पुलिस के साथ उनसे बात करने हैं। साथ ही साथ पुलिस को भी आदेशित किया गया है कि किसी भी बच्चे को किसी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए उसके स्कूल तक पहुंचने में। तो पूरी व्यवस्था ये की जाएगी, चाहे स्कूल बसेस हैं, चाहे बच्चे स्कूल गाड़ियों में जा रहे हैं, जिस तरह से भी जा रहे हैं, बच्चों को किसी तरह की समस्या ना हो। साथ ही साथ मीडिया का ध्यान रखा जाए। साथ ही साथ ये जो हमारा ई नेवा, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं, किस तरह से ई नेवा में हम अपने जो हमारे विधायक गण आएंगे, किस तरह से उनकी मदद की जाए। तो इस तरह की बातचीत हुई और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सत्र बढ़िया तरीके से चलेगा। स्पीकर मैम की भी डायरेक्शंस हैं और यही डिसाइड भी हुआ है कि इस तरह से कोऑर्डिनेट किया जाए प्रिंसिपल से और अभिभावकों से कि बच्चे भी अपने परीक्षा केंद्रों में समय पहुंच जाएं और हमारे यहाँ पर व्यवधान भी ना हो। तो रूट डाइवर्जन और हमारी ड्यूटीज़ इसी प्रकार से रहेंगी और साथ ही साथ बच्चों से अपील की जाएगी कि वो अपने केंद्रों में थोड़ा अर्ली ऑन दे शुड अराइव। प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश के व्यापारियों की हर जायज समस्या को प्रभावी समाधान किया जाएगा। यहां पर व्यापारियों का अनावश्यक उत्पीड़न किसी सूरत में नहीं होने दिया जाएगा। ये बात वित्त मंत्री ने देहरादून में राज्य कर भवन में जीएसटी अर्थदंड एवं ब्याज माफी योजना के तहत आयोजित कार्यशाला के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए कही। वित्त मंत्री ने प्रदेश के व्यापारियों से जीएसटी अर्थदंड एवं ब्याज माफी योजना का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं भी कारोबार से जुड़े रहे हैं, इसीलिए व्यापारियों की समस्याओं को समझते हैं। प्रदेश सरकार हर वर्ग के हित के लिए काम कर रही है, इसमें व्यापारी भी प्रमुख है। सरकार ने ईमानदार व्यापारियों का उत्पीड़न ना होने दिया है और आगे भी नहीं होने दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करने का भी वादा किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि समय पर तय कर देकर और राज्य के विकास में योगदान करने वाले व्यापारियों को सरकार जल्द सम्मानित भी करेगी। आपको बताते चले कि इस योजना के तहत वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 की अवधि के बीच के बकाया कर का 31 मार्च 2025 तक भुगतान करने पर व्यापारियों को छूट दी जा रही है। तरफ से एक निर्णय लिया गया था कि जो हमारे देश भर के व्यापारी हैं, जिनको एक राहत देने का काम किया गया, जिसे हम एमनेस्टी स्कीम 24 बोल रहे हैं, उसमें वर्ष 17-18, 18-19 और 19-20 में जिन लोगों को जो टैक्स जिसे बोलते हैं कर देने की बात थी, उसमें राहत देने का काम जो नियम 73 है उसमें दिया गया है कि यदि 31 मार्च 2025 तक वो उसके लिए अप्लाई करते हैं और उसको स्वीकार किया जाता है
तो उसमें उनका जो मूल टैक्स है, मूल कर है, सिर्फ वही उसको जमा कराना पड़ेगा। उसके ऊपर जो पेनल्टी है या उसका ब्याज है उसको माफ़ किया जाएगा। तो इसके लिए जो हमारा ये कार्यक्रम यहाँ पे हमने आयोजित किया, इसका मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे जितने व्यापारी हैं, एक तो इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो। तमाम हमारे, आप जानते हैं, हमारे तमाम जो एसोसिएशन के, व्यापार मंडल के अधिकारीगण हैं, पदाधिकारीगण हैं, अनेकों लोग यहाँ पे आए हैं, उनके माध्यम से उसका व्यापक प्रचार प्रसार हो कि ये जनता को राहत देने का, यानी व्यापारी को राहत देने का विषय है। इसमें जहाँ विभाग को राजस्व प्राप्ति होगी, वहीं व्यापारियों में जो एक अनावश्यक उन पर अर्थदंड कहें या ब्याज कहें, उससे उसे मुक्ति मिलेगी। और इसमें ये भी है कि ये 31 मार्च तक जो पैसा जमा करेंगे, ये एक साथ भी कर सकते हैं, विभिन्न टुकड़ों में, यानी कि 2, 3, 4 बार जितना भी वो चाहे कर सकते हैं, लेकिन करना 31 मार्च तक ही है। उसके लिए यदि अपील का भी प्रावधान है, यानी कि हर तरह से व्यापारी को राहत देने का इसमें निर्णय किया गया है। तो मेरा मकसद ये था कि पूरे प्रदेश भर में हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ हम इसको एक बार अपने व्यापारी भाई बहनों के साथ हम बैठें, उनके साथ संवाद करें, उनके अंदर कोई जिज्ञासा है उसको भी हम सुने और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी सोचते हैं कि हमारे जितने व्यापारी भाइयों के अन्य भी कोई समस्याएं होंगी, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोग यहाँ पे हमने दिया है कि वो अपनी बात कह सकते हैं। अधिकारीगण यहाँ पे हैं, हमारे कर आयुक्त यहाँ पे हैं, अन्य अधिकारीगण हैं, सब उनकी बात को सुनेंगे भी, उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग कोशिश यही करते हैं कि जो हमारा व्यापारी वर्ग है उसके साथ बीच में भी हम संवाद करें। तो ऐसे संवाद हमारे द्वारा लगातार किए भी गए हैं, क्योंकि व्यापारी हमारे एक ऐसा वर्ग है जो हमें कर देता है, यानी करदाता है। विभाग का मुख्य यदि आधार है वो तो हमारा करदाता है, नहीं व्यापारी है। उसके लिए मैंने पिछली बार कहा था, घोषणा की थी, और मैं उसको बताते हुए भी अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि उनका सम्मान करने का जो निर्णय लिया था वो बहुत जल्द हम सम्मान करने वाले हैं। क्योंकि इसके लिए भी हमने एक मकसद ये भी था कि जो ईमानदारी से और अपना टैक्स दे रहा है, तो क्यों ना हम उनको सम्मानित करें। ये एक नवाचार हमने अपने प्रदेश में शुरू किया है। ऐसे अनेकों नवाचार मेरे इस विभाग में अनेकों बार हमने किए हैं, तो ये भी उसका एक हिस्सा है। तो लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, और ये भी कोशिश रहती है कि यदा कदा जब भी हम व्यापारियों के साथ बैठे, हमारा एक भाव दूसरे किस्म का हो। एक जैसे एक मन में भाव रहता है टैक्स अधिकारी या टैक्स, वो भाव ना रह के एक आत्मीय भाव हमारा रहे। उत्तराखंड के प्रमुख सचिव व नियोजन डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ने यहां पर मीडिया को राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों से रूबरू किया। प्रमुख सचिव व नियोजन ने बताया कि राज्य की अर्थव्यवस्था 2023-24 में 3 करोड़ 32 लाख रुपए थी, जो कि 2024-25 में आपको बता दें कि 3 करोड़ 78 हजार करोड़ जो है वो हो गई है, और यहाँ पर अनुमानित की गई है। फिलहाल उन्होंने ये भी कहा है कि इस हिसाब से अर्थव्यवस्था में 46,000 करोड़ की बढ़ोतरी जो है वो हुई है। इस प्रकार राज्य की जीडीपी 6.61% अनुमानित की गई है, जबकि राष्ट्रीय आंकड़ा 6.4% का है। पिछले वर्ष राज्य के जीडीपी 7.83%, जबकि राष्ट्रीय जीडीपी 8.2% अनुमानित की गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक साल में कितने आंकड़े जो है वो बढ़े हैं। क्या कुछ आंकड़े कहते हैं ये देखते हैं। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में एक साल में 46,000 करोड़ की बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली है। राज्य की अर्थव्यवस्था 2023-24 में आप देख सकते हैं कि 3 करोड़ 32 हजार जो है वो थी। यहाँ पर 2024-25 में 3,000 करोड़ 78 जो थी अनुमानित की गई थी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राज्य की जीडीपी 6.61% की दर्ज की गई है, और यहाँ पर ये आंकड़े जो है फिलहाल सामने आ रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय आंकड़ा 6.4% का है, और ये अनुमानित जो है वो आंकड़े फिलहाल सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पर पिछले वर्ष की अगर बात की जाए तो राज्य की जीडीपी 7.83% जो है वो देखने को मिली थी, और जबकि राष्ट्रीय जीडीपी 8.2% अनुमानित थी। ये आंकड़े जो है वो कह रहे हैं, और फिलहाल प्रति व्यक्ति आय में आपको बता दें कि 11.33% की बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की गई है। तो यहाँ पर वित्तीय वर्ष 2024-25 की अगर बात की जाए तो वहां पर अनुमानित जो है वो ये लगाया गया था।
फिलहाल वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना की अगर बात की जाए तो 11.33% जो है उससे अधिक दर्ज की गई थी। तो यहाँ पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रति व्यक्ति आय जो है वो 2,46,178 रुपए जो है अनुमानित की गई थी और वर्ष 2024-25 में प्रति व्यक्ति 2,62,162 रुपए जो है 62 रुपए जो है वो अनुमानित की गई थी। तो फिलहाल ये आंकड़े जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं ये आपके सामने है। यहाँ पर 2023 की तुलना में आपको बता दें 8.7% की वृद्धि जो है वो दर्शाता है और 2023 में यहाँ पर अनुमानित 1,84,205 रुपए प्रति व्यक्ति जो है वो देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राज्य में 2024 में ये दर 58.1% जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। ये आंकड़े जो है फिलहाल आपके सामने हैं, जहाँ पर 2 साल में आप अनुमान लगा सकते हैं कि राज्य में 9.31 लाख नए रोजगार जो है वो मिले हैं, नए रोजगार मिले हैं और इस रोजगार में 21.75% की बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की गई है। वही पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन को जिला हॉस्पिटल में देर रात्रि भर्ती किया गया है। उनको हॉस्पिटल के प्राइवेट वार्ड में भर्ती किया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। हालांकि उनका स्वास्थ्य स्थिर बताया जा रहा है। चैंपियन को जेल में तबियत खराब होने पर जिला हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। उनके जो तबियत है वो खराब है, उनको दस्त और सीने में दर्द की शिकायत होने पर हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। हॉस्पिटल में पुलिस ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए। जिला अस्पताल के आपको बता दें CMS डॉक्टर विकास दीप ने बताया कि कल देर रात कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को जिला कारागार से हरिद्वार के जिला अस्पताल में लाया गया था। इस दौरान उन्होंने अपनी चेस्ट में दर्द और लूज मोशन के साथ ब्लड आने की शिकायत बताई थी। चेस्ट की समस्या के लिए उनका रात को ही ECG कर लिया गया था, जो कि नॉर्मल आया। वहीं सुबह ब्लड सैंपल लेकर अब उनकी अन्य जांच कराई जा रही है। फिलहाल पेशेंट की हालत स्टेबल बताई जा रही है और उन्होंने कहा कि पहले की अपेक्षा अब उनकी सेहत में सुधार है। बाकी टेस्टों के रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। यदि आवश्यकता पड़ती है तो उनके हायर सेंटर भी उन्हें रेफर किया जाएगा। हाँ, उनको जो है पुलिस द्वारा लाया गया और इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर ने मुझे रिपोर्ट किया कि उनको थोड़ा लूज मोशन और उसमें थोड़ा ब्लड आया है और चेस्ट पेन तो ये था, छाती में दर्द था। तो सारा वो इन्वेस्टिगेशन किया गया तो छाती में दर्द के एंगल से ECG किया तो वो तो नॉर्मल आया। वो फिजिशियन को उन्होंने फ़ोन पर ही भेज दिया था, सलाह ले ली थी। और इसके लिए अभी हमने लूज मोशन और स्टमक जो एक है ये इसके लिए एडमिट कर लिया है। और अभी सुबह हमने इन्वेस्टिगेशन किया, उनका ब्लड इन्वेस्टिगेशन, तो वो तो कमोबेश ठीक ही हैं। बाकी फिजिशियन अपनी राय दे देंगे। अभी बस हम एक्सरे कर रहे हैं। अब तो ECG हो गया था, एक्सरे हो जाएगा, ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, फिर सब कुछ मिला के एक राय बना ली जाएगी कि आगे क्या है। वैसे पेशेंट स्टेबल है, जो वाइटल्स तो ठीक हैं, आराम से। उपवन संरक्षक के दैनिक कर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 1 दिवसीय प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे दैनिक कर्मियों ने कहा कि उनके द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक ज्ञापन भेजा गया था, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को लेकर कोई भी संज्ञान उत्तराखंड सरकार के द्वारा नहीं लिया गया है। विगत कई वर्षों से हमारी वन आरक्षकों की, वन पीठ अधिकारियों की मांगें लंबित चली आ रही हैं, लेकिन आज तक शासन या हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा लगातार हमारी मांगों की अनदेखी करते आए हुए हैं। और दिनांक 3 फरवरी को हमारे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया था अपनी मांगों के संबंध में, और उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा दिनांक 6 से और 10 तारीख का विरोध प्रदर्शन जताया गया था काला फीता बांध के। लेकिन तब भी हमारे उच्च अधिकारियों ने हम लोगों की मांगें नहीं सुनी है। तो इसी क्रम में सर हम आपको बता देते हैं कि हमारी मांगें हैं, एक उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 2016 उसको पुनः लागू करवाना, क्योंकि 2018 में हमारी नियमावली से एक कठपुतली जैसा खेल खेला गया था, जिसमें 33 और 66 का एक कोटा बीच में लाया गया था, जिससे हम लोगों का जो पदोन्नति का है वो रास्ता पूर्ण तरीके से बाधित हो चुका है और हमारी पदोन्नतियाँ बिल्कुल भी नहीं हो पा रही हैं। और सेकेंडली सर, जो हमारा वर्दी नियमों में संशोधन है, वर्दी नियमों में संशोधन इस प्रकार से है कि हमारा जो वनारक्षी है और जो हमारे उच्चाधिकारियों के साथ जो ड्राइवर्स वगैरह रहते हैं वो एक समान वर्दी पहन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे वनारक्षियों को आत्मसम्मान को उनको ठेस पहुंच रही है, जिससे हमारे द्वारा 1 स्टार की मांग की गई है सर। शासन स्तर से अभी क्या आश्वासन इसमें मिले?
सर हम आपको बता दे रहे हैं कि विगत दिवस में हमारे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री संरक्षक महोदय जी एवं एचआरडी से एवं डॉक्टर धनंजय मोहन सन पीसीएफ सर से मुलाकात की गई थी। उनके द्वारा हमें खाली मौखिक आश्वासन मिला है और उनके द्वारा कहा गया है कि हम आपकी मांगों पर, आपकी जो मांगे हैं वो जायज़ मांगे हैं और हम उच्च स्तर शासन स्तर पर आपकी मांगे रख रहे हैं। लेकिन कब तक, आज तक हम लोगों के साथ सर लगातार धोखा हुआ है और जब तक हम लोग इस बार तब तक आश्वस्त नहीं हो जाएंगे, जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं होती है, तब तक हम इस आंदोलन को पूर्ण तरीके से जारी रखेंगे। दैनिक श्रमिक का तो वेतन भुगतान नहीं है, इसलिए बैठे हैं और उनके वेतन भुगतान के लिए उच्च स्तर से मेरी वार्ता चल रही है, तो वो जल्द ही उसका बजट मुझे मिल जाएगा तो उनका भुगतान मैं कर दूंगा। और दूसरा मुद्दा जो वन आरक्षी संघ का है, उनका कुछ सेवा से संबंधित मामला है, वो मामला जो है सरकार स्तर पे ही सॉल्व किया जा सकता है। उन्होंने अपना सांकेतिक प्रदर्शन आज यहाँ दिया है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। हरिद्वार के विभिन्न क्षेत्रों में रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार बड़े पैमाने पर अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा पिरान कलियर और भगवानपुर क्षेत्र में कई अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। रुड़की विकास प्राधिकरण की इस कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तरकाशी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष ने बोर्ड बैठक में निर्णय लिया है कि रामलीला मैदान से सभी रेडी ठेली को मैदान के एक किनारे पर जगह उपलब्ध करवाई है। साथ ही ये हिदायत भी दी गई है कि यदि मैदान के बीच वाले गेट पर सब्जी की रेडी ठेली लगाई तो उन पर पालिका की तरफ से चालान और कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष ने कहा कि उत्तरकाशी शहर की कूड़ा निस्तारण पर भी कार्य चल रहा है और जल्द इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। आपको बताते चले कि मॉल रोड में कुछ महीनों पहले प्रशासन की ओर से अतिक्रमण पर बुलडोजर चला, सभी रेडी ठेली हटाई गई थी। उन जगहों पर बैठने के लिए बेंच भी लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी लोगों के द्वारा उन्हीं जगहों पर अपनी दुकान लगाई जा रही है। ज्वलंत मुद्दा जो हमारे पूरे शहर में इसमें जो पिछले साल भर से या 2 साल से जिसकी जो मेन समस्या थी कूड़े की थी, तो उसमें बहुत जल्दी हम लोग इसमें जो है इसका निस्तारण कर रहे हैं और एक्सपर्ट टीम हमारी आ चुकी है यहाँ पे, उनको हमने बता भी दिया है और अपना यहाँ से वो पूरा हम लोग का जो साइट हम लोगों की है वहाँ पे पूरा उसको नाप छाप कर ले गए हैं, ताकि हमारा प्लांट जितने भी हम चाह रहे हैं जितने भी प्लांट हमारे सब एक जगह पे लगेंगे और कूड़ा उसी जगह पे आएगा, वहीं से कूड़े का निस्तारण फटाफट होकर कूड़ा वहीं पर समाप्त हो जाएगा। जो रेडी ठेली का क्या बता रहे? रेडी ठेली का हम लोगों ने कल उनकी वार्ता बुलाई थी। मैं चाहता हूँ कि नगर क्षेत्र के अंदर माल रोड से अंदर जो नगर क्षेत्र हमारा जितना भी है वो ठेली रहित हो। वहाँ पे ठेली वहाँ पे बिल्कुल हमें जो चलती बड़ी ठेली होती है उसको मैं ठेली को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। ठेलियाँ सब हमारी जो सब्जी की है चाहे फल की है वो सब पीछे रामला ग्राउंड के पीछे वहाँ पे जहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक का इलाका हमारा वहाँ पे हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं उनको, ताकि लोगों को जो आम चलने की दिक्कत ना हो लोगों को वहाँ पे। जी अध्यक्ष जी, ये कि पूरी खेत वाला बगल में जो पार्किंग बनी उसका टेंडर लगा 5 साल के लिए, तो ये नगर पालिका के अंडर में है, तो ये पॉसिबल है क्या 5 साल तक रहेगा वहाँ पर? देखिए अभी ये प्रशासन के टाइम पे ये कार्रवाई हुई है, इसमें मैं अभी कुछ इतना कह नहीं सकता। जब तक हम लोग विधिवत राय उसमें न लेके इसमें राय लेंगे हम लोग तभी इसमें कुछ। जिम कॉर्बेट में बाघों का आतंक बढ़ता जा रहा है और वन विभाग की लापरवाही के कारण अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ताज़ा मामला आपको बता दें, हमला गणेश पवार पर हुआ है और जो गश्त के दौरान बाघ का शिकार हुए हैं और ग्रामीणों में गुस्सा है, लेकिन प्रशासन अभी चुप्पी साधे बैठा हुआ है। रामनगर का बिजरानी रेंज इन दिनों दहशत में है। यहाँ रहने वाले ग्रामीण अब अपने खेतों में जाने से डर रहे हैं, बच्चे स्कूल जाने से कतरा रहे हैं और हर तरफ खौफ का माहौल बना हुआ है। गणेश पवार पर हमले के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों के प्रदर्शन से यातायात प्रभावित रहा और घंटों सड़क पर जाम लगा रहा। ये यहाँ सावलदे में लगातार 1 महीने में 2 घटनाएं हो चुकी हैं। बाघ के द्वारा हमला कर दिया गया है। एक प्रेम भाई हैं जिनको बाघ ने अपना निवाला बना लिया है। गणेश भाई हैं जो अभी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, काशीपुर हॉस्पिटल में हैं, जिनके सर पे 45 टाके आए हुए हैं।
ये लोग कह रहे हैं कि ठीक है। ठीक कैसे है? 45 टाके इसके सर में आए, वो ठीक कैसे है? मैं ये चाहती हूँ कि बाघ को मारा जाए। सभी हम एक हमारी बात नहीं है, सभी जनताओं की बात है, सभी लोगों की बात है, सभी गाँव वालों की बात है कि खतरा सभी को है। बाघ आबादी की तरफ आ रहा है और जितनी जल्दी हो सके प्रशासन अपने होश में आए और अपने बाघ को पकड़े, चाहे वो मारे। हो गए हैं, अगर सबकी गिनती करी जाए तो दर्जन से भी ज्यादा हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है, मैं समझ में ये नहीं आया, जब गश्त में जाते हैं इनको बंदूक तो दी जाती है, राइफल दी जाती है, पर इनको चलाने का ऑर्डर क्यों नहीं है? जब कल वो बाघ जब उस गणेश भाई की पीठ में बैठा था, इन्होंने डायरेक्ट गोली मारने का उसको ऑर्डर क्यों नहीं है? क्या हम अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं क्या? बंदूक क्यों दी गई है उन लोगों को दिखाने के लिए? उनके वही हैं, झूठे वादे हैं, बाकी क्या कर सकते हैं? वो कुछ नहीं। जब तक आगे से उनका ऑर्डर नहीं आता, वो भी एक मुलाजिम ही हैं, वो भी मजबूर हैं, छोटे कर्मचारी मजबूर हैं, बड़े अधिकारी उसमें जब तक कोई अपना फैसला नहीं सुनाते हैं, ऑर्डर नहीं देते हैं, इनको ये क्या ऑर्डर सकता है इसमें? मेरा नाम शांति है। कि जो ये नीतियाँ, ये गतिविधियाँ जो नीतियाँ की हैं, गंदी नीतियाँ जो है, मैं गंदी नीतियाँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आए दिन हमारे आदमखोर बाघ द्वारा 1.5 माह पूर्व हमारे बीच में हमारे प्रेम भाई थे, उनको मौत की घाट उतार दिया गया। उस बीच जब हमने उस बॉडी को लेकर इसी जगह पर जहाँ पर आज हम धरना दे रहे हैं, इसी जगह पर हमने धरना दिया था और उसमें हमारे बीच हमारे डॉक्टर साहब आए थे। डॉक्टर साहब ने हमसे प्रॉमिस किया था कि हम 3-4 दिन के अंदर उस आदमखोर बाघ को हम उसको ट्रैंकुलाइज कर देंगे और उसे हम पकड़ लेंगे। लेकिन दुख का विषय यह है कि 1.5 माह हो गया है, 1.5 माह तक आज तक वो बाघ नहीं पकड़ा गया है। कल सुबह 9 से 10 बजे के बीच हमारा छोटा रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की बिजरानी रेंज में गुरुवार को पेट्रोलिंग गश्त करने के दौरान दैनिक श्रमिक गणेश पर जंगल में बाघ ने अचानक हमला बोलते उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना के बाद से लगातार जहां एक और गांव में बाघ की दहशत ग्रामीणों में बनी हुई है, तो वहीं कॉर्बेट से सटे कई इलाकों में जंगली जानवरों के हमले में कई ग्रामीण अपनी जान गंवाने के साथ ही कई घायल भी हो चुके हैं। घटना के विरोध में आपको बता दें कि ग्रामीणों ने हमलावर बाघ को पकड़ने या उसे गोली मारने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और ग्रामीणों ने अपना आक्रोश जताते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला एवं झरना पर्यटन जोन को जाने वाले मुख्य बार संवलदे वन चौकी पर प्रदर्शन करते हुए इस मार्ग को जाम कर दिया और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन की। ग्रामीणों द्वारा लगाए गए जाम एवं प्रदर्शन के बाद उक्त दोनों पर्यटन जोन में भ्रमण पर जाने वाले पर्यटकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ये बिजरानी रेंज के क्षेत्राधिकारी वन क्षेत्राधिकारी हैं भानु प्रकाश सरगोला जी, उनकी तहरीर पर जो है सावलदे के ग्रामीणों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है सरकारी कार्य में बाधा डालने और गलत तरीके से वहाँ पर जो वाहन जाने वाले थे उसमें ढेला और झिरना रेंज में जो सफारी जानी थी उनको रोका गया था। इन लोगों के द्वारा कल और आज दोनों दिन लगातार धरना प्रदर्शन किया गया, जिस कारण काफ़ी नुकसान हुआ है पर्यटकों का, इसलिए इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें 5 लोग नामजद हैं और लगभग 50 लोग अन्य के विरुद्ध लिखा गया है मुकदमा। चलिए अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।